वेलकम फ्रेंड्स, चैनगढ़ के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? मैं अभय कुमार आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अभी आजकल कोविड के कारण कुछ स्थिति ज़्यादा गंभीर है। तो मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूं और करता भी रहा हूं और अभी भी कर रहा हूं कि कृपया घर में रहिए, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। घर में रह के चैनगढ़ की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप क्लास देखिए। घर में सुरक्षित रहना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क की उपज है। मतलब स्वस्थ आप रहेंगे तो आपका दिमाग जो है, मस्तिष्क रहेगा वो भी स्वस्थ है, और मस्तिष्क स्वस्थ है तभी आप पढ़ाई का आनंद ले पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया घर में रहिए। तो अभी भी ये बात करें कि अभी भी जिन्होंने चैनगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यूट्यूब पर जाइए, चैनगढ़ IAS या चैनगढ़ भी आप सर्च मारिएगा तो एक लोगो हमारी दिख जाएगी, आप लोगों को पता है। फिर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। लगे हाथ आप उसमें नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि बेल आइकन दबाएंगे और पर्सनलाइज कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो इस पर जाए चैनल प्लेटफॉर्म पर, चाहे बहुत सारे इस पे कोर्स चल रहे हैं एक साथ पैरेलल और बहुत सारे आने वाले भी हैं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ, अपने और भी मित्रों के साथ, और जो जिज्ञासु स्टूडेंट है जिनकी पहुंच अभी तक हम तक नहीं है, हमारी पहुंच उन तक अभी नहीं हो पाई है, उन तक इसका लिंक जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। हम अभी बात कर रहे हैं क्लास की, तो हम इतना जानते हैं कि हम अभी NCERT की क्लासें हम लोग कवर कर रहे थे। और हमने चैनगढ़ के इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 6 की NCERT पूरी उस पर ख़त्म कर दी गई है। दूसरा क्लास 7th भी हमने पूरा कवर कर लिया है। एक उसका जो है समग्र अवलोकन वाला एक वीडियो बनेगी, वह बाद में बना के आपको दूंगा। अब हम क्लास 8 जाते हैं। NCERT क्लास 8 की हम लोग आज बात करने वाले हैं, और क्लास 8 आज से जो है हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं, या पहले से भी जुड़े हैं, या अभी जो तत्काल जो नए लोग जुड़े हुए हैं, नए अभ्यर्थी हैं, उनसे बता दूं कि अगर आपने पुरानी वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर चैनगढ़ में जाके और NCERT के प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास 6 और क्लास 7 की NCERT को आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और आज अभी आप इस क्लास से जुड़ जाइए, बाद में आप जाके समय मिलने पर आप बाद में जाइए, अपने अपने कन्वीनियंस के अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार आप देखिएगा वीडियो। और उसमें भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा, हिचकिएगा नहीं। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है, ये हम अभी चैप्टर, ये जो है क्लास 8 NCERT हम आज से शुरू कर रहे हैं। इसको ध्यान रखिएगा, क्लास 8 की NCERT है ये। और इसमें हम लोग आज जो पहला अध्याय है वो है कैसे, कब और कहाँ, ये शीर्षक है। आपको पता हुआ क्लास 6 में भी हमने यही शीर्षक पढ़ा था, लेकिन अब जो है थोड़ा सा हम 8 क्लास में जा रहे हैं। 8 के बाद 9th में जाएंगे, 9th के NCERT कवर करेंगे, फिर 10th 11th 12th। धीरे धीरे क्या होगा कि आपका थोड़ा आपको डिटेल ज़्यादा मिलेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, और थोड़ा फैक्ट्स भी आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप इस क्लास के बीच में जो इंटरलिंकिंग क्लास है उसको इंटरलिंक करके पढ़ते रहें। आपका कभी भी नॉलेज का गैप आप में ना होने पाए। तो इस दृष्टिकोण से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप ये ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर कोई दिक्कत आपको लगे, या कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अब बात करेंगे हम कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। देखिए, किसी भी युग में, चाहे किसी भी समय में, तारीखों जो है, डेट की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में इस टॉपिक में बताया जा रहा है। NCERT की सबसे अच्छी खूबी यही है कि सरल भाषा में बताया गया है, और पिक्टोरियल के माध्यम से और कथानक के माध्यम से, पात्र के माध्यम से समझाया जाता था क्लास 6-7 तक। लेकिन धीरे धीरे जब 8 क्लास के स्टैंडर्ड के जब बच्चे होंगे, तो उसके अनुसार थोड़ा सा उसमें अपडेशन भी जरूरी है। यहाँ देखिए, इसके बारे में हम जानते हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन शहीद हुआ, इन्हीं तारीखों पर गरमागरम बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ, क्या इतिहास के बारे में धारणा सही है? देखिए, ये हम बात कर रहे हैं कुछ दशक पहले की, जब ये NCERT को अपडेट नहीं किया गया था। तो उसमें होता था कि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हम फैक्ट्स पर ध्यान देते थे और तारीख रटते थे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, ये सब पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, ये सब हम रटते थे। लेकिन अब क्या है कि तारीखों का इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तारीख अपनी जगह पर सही है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट जानना है। हमको जानना है कि कोई युद्ध होता है तो उसका कारण, उसके पीछे क्या है, तत्कालिक कारण क्या है, सामाजिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण क्या है, कुछ आर्थिक पहलू भी है क्या। इन सब चीज़ों को जानना बहुत जरूरी होती है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन के बाद इन चीज़ों को हम लोग ध्यान केंद्रित कर पाए, इतिहासकारों ने इस पर ध्यान दिया। साथ साथ सबाल्टर्न जब आए तो और भी क्षेत्रीय लोगों के बारे में, जनसामान्य के इतिहास उन्होंने लिखा। और क्षेत्रीय स्तर पर जो एक्टिविटी हो रही थी किसी भी शासन में, किसी भी प्रशासन में, किसी भी राजा के युग में, तो उसकी चर्चा वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम यही देखेंगे। तो आपसे पूछा जाता है तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती है, तो
पहले ऐसा मान के चला जाता था, लेकिन अब भी है तारीख का इम्पोर्टेंस हम जरूर अभी भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसमें भी नहीं बोल, लेकिन अब क्या है कि इस तारीख को हम जानने के लिए कॉन्सेप्ट ज़्यादा जानेंगे कि आखिर उस तारीख की ऐसी क्या घटना घटी, क्या कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, क्या उस तारीख का प्रभाव कुछ हमारे मानवता के दृष्टिकोण से, मानव के भलाई के दृष्टिकोण से हुआ, क्या कुछ डिजास्टर है क्या उस तारीख से जुड़ी हुई। तो इस प्रकार की हर दशक में कुछ न कुछ तारीखों का इम्पोर्टेंस यहाँ पर देखा जा रहा है, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, प्राचीन भारत में तो है ही। यहाँ देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनसे क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम सब समय का जिक्र करने लगते हैं, अब पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। देखिए, इतिहास के बारे में जिसका सामान्य परिभाषा है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच संवाद है, मतलब हम दोनों के बीच सेतु का काम करता है। अभी जो घटनाएं घट रही हैं, पिछले जो घटना है उसमें क्या तारतम्यता है, उसको हम देखते हैं और ये जान पाते हैं कि हम इतिहास के माध्यम से हमको हमें जानकारी होती है, मानव इतिहास के माध्यम से या कोई भी इतिहास हम जानते हैं तो हम अपने पूर्वजों के बारे में जानते हैं, उनकी क्रियाविधि के बारे में जानते हैं, वो क्या करते थे, उनके क्रियाकलापों के बारे में हमें जानकारी होती है और हो सके हम उनका अनुसरण भी करते हैं। कुछ बातों में जो अच्छी बात है उनका अनुकरण भी किया जाता है और कुछ अनुसरण भी हम करते हैं और साथ उसमें फिर मॉडिफिकेशन के साथ हम लागू करते हैं, जो कि हमेशा ये कहा गया है कि सॉरी हमेशा ये कहा गया है कि जो है परिवर्तन संसार का नियम है। तो परिवर्तन संसार का नियम है, तो ज़रूरी नहीं है कि आज से 500 साल पहले जो हुआ या आज से 20 साल पहले भी जो टेक्नोलॉजी थी तो आज वो उसमें कुछ बदलाव नहीं, बदलाव होनी भी चाहिए और लेकिन बदलाव की जो दर होनी चाहिए वो इतना सहज और सरल होना चाहिए और इतना इफेक्टिव होना चाहिए जो मानव कल्याण के लिए हो, ना कि मानव के विनाश के लिए। तो इनमें भी बात की जाती है, यहाँ पर आप ज़रूर देखेंगे। तो इतिहास में ऐसे डेट्स के बारे में या जो तारीखें हैं, तारीखों के बारे में हम जानते हैं कि डेट का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि डेट के कारण हम जानते हैं कि फलाने दशक में फलाने समय में ये घटनाएं हुई, प्रथम विश्व इतना समय में हुआ, इतना ये उसका ईस्वी सन 1914 से शुरुआत हुई, 1918 तक चली। तो ये डेट्स जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंस उनका है। किसी चीज़ को, किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम फैक्ट का सहारा लेते हैं, तो डेट को भी किसी कॉन्सेप्ट में अगर की चर्चा चल रही है तो डेट्स बताना वहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम उसको दे सकते हैं। फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। अचंभा मतलब आश्चर्यचकित वाली कोई चीज़ हो जाएगी। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट बढ़ते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ। तो जिज्ञासु मन है, अगर आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासा आपके अंदर है तो आप हर एक चीज़ में सवाल आप अपने आप से पूछिएगा और सवाल कहीं जब तक आपके मन में चलते रहे, जब तक आपको समाधान न मिल जाए। तो जिज्ञासु मन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है किसी इंसान के व्यक्तित्व के विकास के लिए, जानकारी के लिए भी ज़्यादा उसका महत्व है। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते हुए आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ, रेलगाड़ी से आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने अखबार नहीं छपते थे उस समय के लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो कहने का अर्थ है कि हम बात कर रहे हैं अतीत की। अतीत में अगर हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है अतीत में वो नहीं रहे होंगे तो उस समय के समाज के जो लोग रहते हैं उनका जीवन कैसे चलता होगा, उनके मनोरंजन के क्या साधन रहेंगे, उनके परिवहन के क्या साधन रहेंगे, इसके बारे में हम ज़रूर सोचते हैं जब हम कोई चीज़ प्रयोग करते हैं। आज हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आज स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो हम ये ज़रूर ये करते हैं कि अभी हमारा जो बहुत ज़्यादा समय जो किल हो जाता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। पहले सोशल मीडिया नहीं थी तो उस वक्त के लोग कैसे समय गुजारते होंगे, उनकी क्या दिन भर की गतिविधियाँ उनकी क्या रहती होगी, मनोरंजन के क्या क्या साधन रहते होंगे। ये जो सवाल है इनके आपके जहन में ज़रूर आएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको बाद में पढ़ेंगे, ये जो यहाँ है इस बॉक्स को हम बाद में कवर करेंगे, पहले हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब फिर ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं दिखाया जा सकता है। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो कि लंबे समय तक चलती रहती है। मतलब अगर परिवर्तन कोई हो रहा है और उसका प्रभाव समाज में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, मतलब ज़्यादा समाज को जागरूक कर पाता है, समाज को कुछ नया दे पाता है, तो उस समय से उसको नहीं आंक सकते। वो जो समय है उसको हम कहेंगे कि ये जो है बहुत क्वालिटेटिव समय हुआ। इस समय में, इस काल में या इस दशक में ये क्रियाएं हुई, ये आविष्कार हुए और इसका मानव जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव किया। मानव उसके टेक्नोलॉजी के कारण ज़्यादा दक्ष हो पाए, कुशल हो पाए। तो इसकी बात यहाँ पर हो रही है। फिर हम देखेंगे भारत में
लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे-धीरे उनके जान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई, तमाम प्रकार के जो बुक्स है उसमें कहीं न कहीं अनुमान लगाया जाता है कि हम यहाँ इस समय से ब्रिटिश का शासन मान सकते हैं। कोई प्लासी की युद्ध से मानता है, तो कोई बक्सर की युद्ध से मानता है, कोई इलाहाबाद की संधि के तहत मानता है। तो मानने की अपनी प्रक्रिया है, उनका कुछ अपने उनके तर्क होते हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकते हैं कि एकदम सेम इसी तारीख से उनका ये हो, जैसे कोई रेगुलेशन लागू हो गया, नियम की आज से नियम सरकार द्वारा बनाई गई है और संसद में ये पास होने के बाद आप सरकार ने इसको लागू कर दिया है, नोटिफाई कर दिया है, तो वो चीज़ इसमें नहीं है। उसमें एग्जैक्ट कहना मुश्किल है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आया, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब ये खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। कहने का अर्थ है कि अगर समाज स्थिर है, कोई भी समाज है जिसमें कोई भी क्रियाविधि जो है, जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है या सामाजिक जो संरचना है वो स्थिर है, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद इसमें बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। मान लीजिए पहले इस समाज में जो भी घटनाएं होती थी, जो भी क्रियाएं होती थी, या जो जिनका जिनका पेशा था, खान पान थे, रहन सहन का तरीका था, वेशभूषा थी, उसमें कुछ परिवर्तन बाद में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद अगर ये परिवर्तन होने लगते हैं और धीरे धीरे समाज बहुत अपने आप को मॉडर्न, इसी हिसाब से मॉडर्न कपड़े के हिसाब से अपने आप को मॉडर्न करने लगते हैं, तो आखिर परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। इस बीच में ये जो ट्रांजिशन फेज है, इस बीच में कुछ ना कुछ शुरुआत हो चुकी होगी और धीरे धीरे इसका हम अपडेशन करके इस स्तर पर आए, हो सके आगे हम इससे भी आगे जाके कुछ नया कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि एक अवधि के बारे में हम बात कर सकते हैं कि एक ऐसी अवधि भी होती है जब ज़्यादा मानव विकास के सोपान पर ज़्यादा चढ़ा जाता है। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब तरक्की का समय होता है, तो मानव जो है कहीं ना कहीं निचले पायदान पर भी शामिल हो, निचले पायदान पर भी खड़ा उसको होना पड़ सकता है। तो यहाँ एक बात बताई जा रही है कि जो समय जो कोई जो काम है ना, कोई भी ऐसी घटनाएं हैं वो अचानक नहीं होती, उसमें कुछ पुराने समय का या कुछ समय का योग जरूर होता है। हम पुराने निरंतरता के साथ परिवर्तन होना जरूरी है, लेकिन निरंतरता के तत्वों को हम नहीं भूल सकते हैं। तो उस अवधि को हम उस कालक्रम को सदी दशक के नाम से जानते हैं, कभी कभी सदी के नाम से बोलते हैं कि फलाने सदी 16वीं शताब्दी में ये घटनाएं ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे। तो इस तरह की बातें हम देखते हैं कि यहाँ पर इतिहास में हमको जानने को हमें मिलता है। बात करेंगे तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जुड़ के क्यों देखते हैं। अभी एक प्रश्न है आपसे कि आखिर जब ये सब बातें भी एनसीईआरटी में बताई गई, तो आखिर हम लोग तारीख को क्यों जुड़ के देखते हैं, तारीख का ब्यौरा हम लोग क्यों रखते हैं। इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था, मतलब राजकीय इतिहास की बात की जा रही है। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी और वह कब मरा, और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। ये राजकीय इतिहास है और जितना भी इसमें कहानी जो भी परिवर्तन होना है, ये राजा के इर्द गिर्द हो रहे हैं, क्योंकि राजकीय इतिहासकार जो है राजा की प्रशंसा ही लिखेंगे। उस वक्त हम जो प्रजा है, प्रजा के बारे में बहुत ही कम झांकियाँ मिल पाती है, तो उसको राजकीय इतिहास में जोड़ेंगे और डेट और तिथि इसमें इंपॉर्टेंट जरूर है कि हाँ फलाने जो शासक वर्ग का शासन था, या फलाने जो वंश, जो फलाने डायनेस्टी थी, वो इस समय डायनेस्टी की शुरुआत हुई, इतने दिनों तक इन्होंने शासन किया। तो ये जरूरी है, उसके लिए हम उसको याद रख सकते हैं। जैसे कि पिछले 2 सालों के इतिहास की किताब में आपने देखा, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज किस तरह बदले। यही जो परिवर्तन आपको जानना है कि आखिर पहले हम जो तिथि तक अपने आप को समेटे हुए थे, या सीमित हमारे पास सोर्सेज थे, हम सिर्फ राजाओं के बारे में, उनके खान पान के बारे में, उनके रईसी के बारे में हम जानते थे, जन सामान्य की जानकारी हमें नहीं थी। बाद में क्या हुआ इतिहास में, जन सामान्य किसी भी राजवंश को हम ज़्यादा समृद्ध तभी कर सकते थे जब जन सामान्य की स्थिति बढ़िया हो, जन सामान्य सुखी जीवन जी रहा हो, उससे उनको मापा जाने लगा। तो ये भी है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, अब कौन सी तारीखें ही आते हैं हम ये बाद में करेंगे, बॉक्स हम एक बार कर लेंगे। ठीक है, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं।
अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों का पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। कहने का अर्थ है कि अगर 2 घटनाएँ एक ही समय में हो रही हैं, तो ज़्यादा जो घटना इफ़ेक्टिव है, उसको हम याद रखते हैं, उस समय को याद रखते हैं। शुरुआत की जो चीज़ें हैं, वो अतीत हमारे लिए हो जाती है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम जो खास महत्वपूर्ण घटनाओं हैं, उनको हम ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं और कम महत्वपूर्ण घटनाओं को हम उनके अंतर्गत वो धूमिल हो जाते हैं। ठीक है? एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारे हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी इत्यादि की हम चर्चा करते थे। आपको भी इनके बारे में जानना है। कैनिंग, लॉरेंस, ठीक है, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। आज भी देखें आप, तो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल से प्रश्न पूछे जाते हैं तो बच्चों को रटना पड़ता था क्या कौन से गवर्नर जनरल हैं और इन्होंने क्या क्या कार्य किया, इनके समय कौन कौन से युद्ध हुए, इन्होंने कौन सा सामाजिक सुधार के लिए, समाज सुधार के लिए कौन कौन से नियम बनाए, कौन कौन रेगुलेशन, इस प्रकार के जो राजस्व सुधार के लिए उन्होंने क्या किया, सैनिक सुधार के लिए उन्होंने किया, शिक्षा के विकास के लिए उन्होंने क्या किया, इन समय की चीज़ों में खासकर गवर्नर जनरल के इर्द गिर्द हम घूमते थे। उस समय समाज में क्या इम्पैक्ट कर रहा है, समाज में लोगों की स्थिति क्या है, उसके बारे में हमारा ध्यान नहीं जा पाता था इतिहासकारों का। लेकिन बाद में हुआ कि आखिर हम किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में ही क्यों जाने, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानने से ज़्यादा उस व्यक्ति विशेष के कार्यों के बारे में जाने और उन्होंने जो कार्य किया उसका क्या इम्पैक्ट करा, पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसके बारे में अध्ययन करना ज़्यादा जरूरी होने लगा बाद में। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है मित्रों, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है कि अगर जो भी गवर्नर जनरल है, जिनका भी शासन है, जो भी राजवंश है, तो राजवंश के अंतर्गत राजवंश का इतिहास का है कि महल तक थोड़ी सीमित रह सकता है। राजा का जो क्षेत्र है, जहाँ उनका शासन है, तो शासन जो है, तो शासन का स्वरूप कैसा है वो तो हम जानेंगे ही, उनकी क्रियाकलाप सब हम राजकीय कार्य कार्य सभी जानेंगे, लेकिन जनता का राजा के प्रति रवैया क्या है, जनता राजा को पसंद करती है, नापसंद करती है, जनता सुखी है, दुखी है, जनता पर कर का भार कितना ज़्यादा है, कृषि के विकास के लिए शासक वर्ग कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा, इनकी जानकारी हमें चाहिए। जो है कला के रूप में हम राजकीय कला पढ़ रहे हैं, तो हम जन सामान्य की भी कला से हमें परिचित होना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान देंगे तभी मानेंगे कि इतिहास के साथ हमने न्याय किया है। ठीक है, जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं कि हम भी जब कोई भी नोट्स बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, या हम लोग कभी रूटीन ही बनाते हैं, तो रूटीन में हम ही तय करते हैं कि हम सातों दिन में कौन कौन से सेक्शन को किस प्रकार अपने अनुसार हम बांटेंगे, किन किन चीज़ों पर फोकस करेंगे, जो कमज़ोर हमारा सब्जेक्ट है उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। हम जो ये प्लान बनाते हैं, सेम इसी को आप मान के चलिए इतिहास में, कि हम इतिहास में एक साथ जो पढ़ेंगे तो घाल मेल टाइप का तो नहीं पढ़ना है। संपूर्णता के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए, या खासकर रुचि से पढ़ने के लिए, रुचिकर सब्जेक्ट अगर हमको बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको पोर्शन में बांट देंगे और सारे जो पोर्शन है उसमें उसको फिर हम सब टाइटल्स के जरिए पढ़ सकते हैं। टाइटल्स बनाएंगे, टाइटल्स का सब टाइटल बनाएंगे और उसको एक पूर्ण रूप देंगे। पूर्ण रूप देने के साथ क्या होगा कि हम उस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर पाएंगे, उस समय के साथ भी जस्टिस कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती, तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हम हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है, अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जाता रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारी ये नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी। कहने का अर्थ है कि हम गवर्नर जनरल पर फोकस न करके, गवर्नर जनरल जो उनका जो काल है उस काल को फोकस करेंगे कि उस गवर्नर जनरल के काल में समाज में, भारतीय समाज में, या जहाँ उनका शासन है उस क्षेत्र में क्या एक्टिविटी देखने को मिल रही है, क्या कुछ विकास डेवलपमेंट का कार्य हुआ, या जनता जो है पहले से भी ज़्यादा वंचित समुदाय में अपने आप को शामिल हो गई थी, उनके पास सुविधाओं का अभाव था, करों ऋणों का बोझ बढ़ चुका था उनके ऊपर। इस प्रकार हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये कैसे होता है। ठीक है,
अब बात करेंगे हम कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। देखिए, इसका भी एक इतिहास है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन्होंने लिखा था। बाद में इसको हम अपडेट कर दिया गया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने भी मान लिया। कि आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके कोई समस्या दिखाई देती है? बिल्कुल, सांप्रदायिकता का इसमें भाव दिखता है। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ये बहुत ही गलत एक्टिविटी थी। इनके द्वारा गलत मानक तय किया गया था। हो सकता है समाज में ये विद्वेष फैलाने का काम करे, वैमनस्य फैलाने का काम करे, तो इन राष्ट्रवादियों ने इनको स्वीकार नहीं किया। बाद में देखेंगे कि हम इसको अपडेट कर लेते हैं, हम इतिहासकारों द्वारा इसको अपडेट किया जाता है। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सारे हम समय को बांटते हैं। ये समय, ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। अभी हम बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। मैंने बताया ना कि ट्रांजिशन जो फेज है, एक समय और दूसरे समय, मान लीजिए हम अभी आपको प्रेजेंट एग्जाम्पल से 2000 का दशक है और 2000 से 2021 अभी है, तो 2021 के बीच में ये जो परिवर्तन यहाँ पर देखिए, इस समय में और इस काल में, इस दोनों में अभी वर्तमान में क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसको हम कैसे नापेंगे? तो हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के रूप, आर्थिक जो कि आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के में क्या परिवर्तन दिखाई दिया, समाज में क्या कोई परिवर्तन दिखाई दिया, शिक्षा के स्तर में क्या परिवर्तन दिखाई दिया, जीवन रहन सहन के स्तर पर क्या प्रभाव परिवर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब हमें देखना है कि आखिर कोई परिवर्तन होता है क्या, उसका प्रभाव समाज के ज़्यादातर लोगों को प्रभावित करता है, अब सकारात्मक उसका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसी की हम चर्चा करेंगे। यहाँ भी लगभग यही बात है, एग्जाम्पल के जरिए आप इसको इसी समझे। मिल को लगता था कि सारे ऐसे समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। ये इनका आकलन था। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुसलमान तानाशाहों का हिराज चलता था। ये मुगलों के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदू शासकों के बारे में बात करेंगे प्राचीन भारत में। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल साहब अभी तक भारत को नहीं समझ पाए थे, उन्होंने भारत का आकलन इस प्रकार किया है। ठीक है, मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। देखिए, मिल साहब जो है, मिल साहब औपनिवेशिक औपनिवेशिक विरासत को ढो रहे हैं। औपनिवेशिक विरासत को जो गलती की है उसको जस्टिस करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया, और ये मान के चलते हैं कि हम, ये बार बार बोलते हैं, इनका कहना था कि हमारा ये कर्तव्य है कि भारतीयों को हम सभ्य बनाएं। उनको सभ्य तभी बनाया जा सकता है जब हम उसमें ब्रिटिश जो है पूरे भारतीय भूभाग पर कब्जा कर ले। और उन्होंने एग्जाम्पल में ये भी बताया कि भारतीयों को डंडे से सुधारा जा सकता है, क्योंकि वो बार बार प्राचीन भारत के जो निरंकुश शासक थे उनका हवाला देते हैं कि देखिए, प्राचीन भारत में भी महत्वपूर्ण शासक जो है उन्होंने डंडे के बल, तलवार के बल पर यहाँ शासन किया, तभी ये लोग शासित हो पाए। लेकिन इनका गलत तर्क है कि उस वक्त जो डेवलपमेंट थी, जो विकास शासकों द्वारा किया गया, उन पर इनकी नज़र नहीं गई। तो इन्होंने कहीं कहीं ये जो क्या कर रहे हैं, अपने अपने को जस्टिफाई करने का प्रयास किया। जो अपराध इन्होंने किया उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे मिल साहब। और मिल साहब क्या कर रहे हैं, बार बार भारतीय संस्कृति को, भारतीय चेतना को बार बार ये क्या कर रहे हैं, धिक्कार रहे हैं, उसको कम आंक रहे हैं, जिसका उत्तर इन्हें बाद में राष्ट्रवादियों के द्वारा, मार्क्सवादियों के द्वारा दिया जाने वाला है। इतिहास की धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। कि इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आप जैसे जानते हैं, एग्जाम्पल आप भी दे सकते हैं, इतने तो होशियार आप हैं ही। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर का कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करना जरूरी रहा था? इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे, उस प्रश्न को आप ज़्यादा थोड़ा ध्यान देंगे कि आखिर जो जिज्ञासा जो है इस प्रश्न में यही उत्पन्न हो रही है कि आपसे यह पूछना चाह रहा है, आपके मन को टटोलना चाह रहा है कि आप क्या कहना चाहेंगे। अगर आपने खुद से प्रश्न करना शुरू किया तो आपको उत्तर भी मिलना शुरू हो जाएगा। अमूमन कहीं ना कहीं आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के दौर में उसके बारे में अध्ययन करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना तय है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों
का भी एक ही धर्म नहीं होता था। वहाँ भी आप देखेंगे बौद्ध है, जैन है, यहाँ पर आप देखेंगे प्राचीन भारत में जनजाति तत्व के अलग अलग देवता थे, अलग अलग धर्म है। हिंदू धर्म अलग है, मुस्लिम भी उस पर रहते थे जब बात करेंगे राजपूत वंश के समय में। तो इस प्रकार ये जो इनका अमीन साहब का जो तर्क है, ये जो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं खाली हिंदू काल और मुस्लिम काल, तो यहाँ यह यहाँ यह तर्क देकर आप उसको काट सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने का यह समझ भी पश्चिम से ही आई है। पश्चिम आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग में आता है, इसलिए मॉडर्न को ब्रिटिश ने उससे जोड़ दिया। उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति के दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इसी को औपनिवेशिक युग कहते हैं, जो कि सही है। उन्होंने औपनिवेशिक युग इसलिए बोलेंगे कि उपनिवेश जो है अपने लाभ के लिए वहाँ पर कुछ कर रहे हैं। उनका शुरू से यही व्यू है, दृष्टिकोण है कि हम अपने लाभ के लिए जो भी हो भारत में लागू करें, जो कानून बनाए जिससे हमारा औपनिवेशिक हित साधा जा सके। तो इसको बहुत सारे इतिहासकार औपनिवेशिक युग जरूर कहते हैं और वहाँ तक वो सही है। लेकिन सिर्फ औपनिवेशिक युग कहना कि कोई सुधार नहीं हो, ये भी गलत है। उनके द्वारा उनकी अपने लाभ के लिए कुछ न कुछ ऐसे काम कर दिए गए जो भारतीय समाज को लाभ दे गया। तो राष्ट्रवाद के उदय में उनका योगदान हम मानते ही हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कि इसी अपने सोच को आप संकीर्ण रखिए, मत रखिए, थोड़ा एब्रोड सोचिए। कुछ उनके द्वारा अपने लाभ के लिए, औपनिवेशिक हित के लिए कुछ उन्होंने कानून बनाया या समाज सुधार किया, तो हालांकि उन्होंने उनका लक्ष्य था कि अपना औपनिवेशिक हित पूरा करें, लेकिन उसी क्रम में भारतीय समाज में कुछ अगर सुधार हो गए तो उनका सोच तो सही नहीं था, लेकिन हमने उसका लाभ उठाया। तो हमारे लिए प्रासंगिक विषय है ये, ठीक है। औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि इस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। इसमें कहने का अर्थ है कि मातृ देश जो है, यहाँ पर शासन कर रहे हैं औपनिवेशिक देश जो है, तो अपनी सारी क्रियाविधि इन पर लाद देता है, अपना विकास का मानक इन पर रख देता है, अपने समाज का ढांचा इन पर थोपने का प्रयास करता है, और इस प्रकार उसको औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी आप समझ जाएंगे सारे वर्ग और समूह जो है इन बदलावों को एक ही ढंग से वो नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं, तो कि ये जो है इंट्रोडक्शन इन क्लास है। इंट्रोडक्टरी क्लास इसलिए है कि चैप्टर 1 जो है आप एनसीईआरटी जो क्लास 8 पढ़ेंगे, उसमें चैप्टर 1 जो है आपको बताने का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है कि इतिहास को आपको विस्तृत अध्ययन कैसे करना है, समझ कैसे पढ़ना है, इतिहास में कैसे छांट के चलना है कि हमारे काम का क्या चीज़ है, और इतिहास को किस नज़रिए से देखना है, आपका देखने का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, उसकी चर्चा इस चैप्टर में ज़्यादा आप देखेंगे, ठीक है। अब हम किस तरह जानते हैं, तो देखिए भारतीय इतिहास को पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। अब स्रोत की हम बात करेंगे जिसके द्वारा यहाँ पर हम इतिहास लिखते हैं। इतिहासकार प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। यानी कि अंग्रेजों ने ये जो किया उसका लाभ हमें जरूर मिला। हमारे इतिहासकारों को उन्होंने सोर्स के रूप में लिखित साक्ष्य उनके पास उपलब्ध थे आर्काइव से, और आर्काइव का अध्ययन करके उन्होंने इतिहास लिखा। अंग्रेजों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों, पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों अभिलेख कक्ष बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके लिए अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसा संस्थान बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों, ज्ञापनों को आप आज के अभिलेखाकारों में देख सकते हैं। वहाँ आप जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश
और सुझाव दे सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। कहने का अर्थ है कि आखिर उन्होंने उसको लिखित रूप दिया तो हमारे पास अभी भी उपलब्ध है। उसने उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे, मतलब कॉपी करते थे। उन्होंने सदी के मध्य तक छपाई करना सीख लिया था। छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब हम प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। मतलब प्रिंटिंग प्रेस का विकास जब हुआ यूरोप में तो उसका लाभ कहीं ना कहीं इन्होंने उठाया और इसके जरिए क्या हुआ कि उसको आप 2-4 कॉपी करके वहाँ पर रखा जाने लगा। संरक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के द्वारा संरक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हो गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए ताकि राजस्व की सोर्स को जाना जा सके। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों फसलों का पता लगाया गया। अब यहाँ कहने का अर्थ है कि वो अपने लाभ के लिए ज़्यादा से लाभ ले पाए तो वो क्या करेंगे, मिट्टी के बारे में जानना चाहेंगे, गुणवत्ता के बारे में जानेंगे, कहाँ ज़्यादा उपज होने की संभावना है, उस क्षेत्र में ज़्यादा वो टैक्सेशन लगाएंगे। और पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे, उसका उपयोग क्या है, क्या उसका उपयोग फर्नीचर में हो सकता है या क्या उसका औषधीय काम में हो सकता है, क्या उसका कुछ व्यापारिक उपयोग हो सकता है। इसके लिए वो काम कर रहे थे। अंग्रेजों के राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना भी किया है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे जो आज भी चल रहे हैं। कहीं न कहीं अंग्रेजों ने औपनिवेशिक लाभ के लिए इनका सर्वेक्षण शुरू किया और इनका लाभ उठाना चाहा तो वो जो है हमारी परंपरा में बस गई और आज भी भारत सरकार द्वारा इन तमाम प्रकार के सर्वेक्षण जो है वो किए जा सकते हैं। अधिकृत रिकॉर्ड से हमें से क्या पता नहीं चलता। अब देखिए जो रिकॉर्ड्स हैं जो अधिकृत हैं उससे हमें क्या जानकारी मिलती है वो तो जानेंगे, लेकिन क्या हम नहीं जान पाते हैं उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि सारे सरकारी जो भी रिकॉर्ड्स हैं, सरकारी जो भी यहाँ पर देखेंगे रिकॉर्ड्स हैं उनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। कहने का अर्थ है कि हमने नियम बनाया, नियम लगा दिया, लेकिन नियम से जो प्रभावित लोग हैं, जो जन सामान्य है, जो प्रजा है या जनता है, उनका क्या रिएक्शन था उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। हम सिर्फ नियम के बारे में, कानून के बारे में, रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं, उनके बारे में हम नहीं जानते हैं। ठीक है, इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोत की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राओं, यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें यह पता नहीं रह सकता था कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। और थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में जान सकते हैं। जैसे जैसे आप किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। तो कहने का अर्थ है कि हमने अभी तक सोर्स के बारे में ही ज़्यादा डिस्कशन हमने किया कि आखिर सोर्स का उपयोग कैसे किया जाता है। सोर्स का जो कोई उपयोग करेंगे तो उसका अभिलेखागार में जो सोर्स है या जो भी सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट्स हैं उनमें क्या कमियां देखने को मिल सकती हैं, किस प्रकार की कमियां हमें देखने को मिलेंगी, उसके कारण क्या है। और हम जानेंगे भी, अगर कुछ वहाँ पर संस्मरण लोगों के द्वारा डायरी लिखी गई तो जानेंगे, तो वो तो पढ़े लिखे लोगों का हम इतिहास जानेंगे। लेकिन जन सामान्य के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके बारे में हमें ज़्यादा क्या करना होगा, इसके बारे में जानने के लिए क्या हमें करना होगा, इसके लिए सोचना है कि आखिर हम आदिवासी समाज, गरीब लोग, सड़क पर दबित लोग, कुछ लोग जो सड़क पर रहते थे, उनके बारे में हम कैसे जानेंगे, इसकी चर्चा हम कैसे करेंगे। तो उसके बारे में क्या किया, हम लोग प्राथमिक से द्वितीयक सोर्स की ओर गए, तृतीयक सोर्स की ओर गए। धीरे धीरे गरीबों का इंटरव्यू लिया जाने लगा, उनसे पूछा जाने, उनके पूर्वजों के बारे में पूछा गया, जो जीवित थे उस वक्त के लोग, उनका इंटरव्यू लिया गया उनका स्थानीय भाषा में और जानने की कोशिश की गई कि उनका जीवन कैसा था। तो उसका भी एक उपाय निकाल लिया गया था। अब हम थोड़ा बात करेंगे इस अंडरलाइन का जो मैंने छोड़ दिया था, साइड कॉर्नर जरूरी है। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं।
जेम्स रेनले द्वारा तैयार किए गए नक्शे का आवरण चित्र 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए जान लीजिए। यहाँ देखिए कि यहाँ पर इनको एक ये सौंपा जा रहा है, ब्रिटेन की महारानी को क्या सौंपा जा रहा है, ब्राह्मण लोग जो है यहाँ का ये समझ रहे हैं कि शास्त्र भेंट कर रहे हैं। और रेनेले को क्या किया था, काम मिला था कि आप हिंदुस्तान का मैप बनाइए। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेले को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता को प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह करे। कहने का अर्थ ब्रिटानिया जो है ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक की देवी, उनको मातृ देवी माना जा रहा है उनके लिए। और यहाँ पर ये ऐसा दिखाया गया है कि ब्राह्मणों को शिक्षा से जाके बोले कि आप हमें बताइए, हम अपना वेद समर्पण आपको कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक तरह से कटाक्ष ही देखिए, और इसको दिखा उस वक्त दिखाया गया था। यहाँ देखिए रेनले जी जो है हिंदुस्तान में ये कर रहे हैं, 1782 की घटना है। और यहाँ पर देखिए पिक्चर में दिखाया गया है कि सम्राज्ञी को या ब्रिटानिया जो ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक हैं, उनको ब्राह्मण लोग वेद सौंप रहे हैं कि आप जो है अब आप आपके अंतर्गत हम आ गए, आप अब हम पर शासन कीजिए और हमें सुधारिए। इस प्रकार का ये भी एक पेंटिंग देखिए। पुराने विज्ञापन में हमें समझने मिलते थे कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए, किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया वह विज्ञापन इस बात को संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। कनॉट प्लस के बारे में जानते ही हैं। देखिए यहाँ पर जो है प्रचार का एक तरीका है, भारतीय महल पे ये बैठे हुए हैं। कहने का अर्थ है कि एक प्रचार का तरीका है चाय पीने का, मतलब औपनिवेशिक जो वस्तुएं हैं भारतीय लोग खरीदें और पिए, तो उसको सभ्यता से जोड़ के दिखाया गया, प्रगति से जोड़ के दिखाया गया, ताकि उनका सामान बिक सके। मेन मकसद तो उनका ये था। वारेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताब में गवर्नर जनरल के कारनामों, जीवनी, उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को भरा जाता था। कहने का अर्थ है कि गवर्नर जनरल की प्रशंसा में बहुत सारे कासिंदे पढ़ जाते थे, खूब बड़ी बड़ी कहानी लिखी जाती थी। उनकी कमियों के बारे में बताया जाता था कि उनका जो भी नियम बनाएंगे शासन के लिए, उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा वो नहीं बताया गया। तो ये भी हम देखेंगे। अपनी माँ परिवार के सदस्य से बात करके जीवन के बारे में पता लगा और उनके जीवन के अलग अलग कालखंडों में बांटे, और प्रत्येक अभी देखिए आपके लिए बच्चों के लिए दिया गया था कि वो भी क्या के इतिहास जो पढ़े तो उसमें अपने ही घरेलू इतिहास एक लिख कर देखे। इससे क्या होगा, उनकी एक्टिविटी जो है एक्टिविटी के कारण उनका ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए वो बच्चों के लिए दिया गया। आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी में लगे हुए हैं, कभी न कभी अधिकारी बनेंगे। ठीक है। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट उस वक्त देखिए, सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी, उनमें कुछ नमूने इस प्रकार है। कहने का अर्थ है कि आपको आईने का विद्रोह बताएंगे हम, किस प्रकार आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने विद्रोह किया था ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ। तो जब पढ़ेंगे तब टॉपिक पाएंगे, लेकिन उसमें जो रिपोर्ट भेजा गया, उस रिपोर्ट को यहाँ पर लिया गया है। बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची का रिपोर्ट है। 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। विशाखापत्तनम में विद्रोह के बारे में बताया गया है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पड़ना है। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट 7 फाइल नंबर 5/21/26 राजनीतिक भारत का। देखिए उस वक्त हम लोग रिपोर्ट ऐसे जानते थे, अंग्रेजों द्वारा सारी चीज़ें जो लिख के की जाती थी। ये शरीफे का पौधा, आप भी शरीफा जरूर खाए होंगे। तो शरीफे का 70 का दशक अंग्रेज द्वारा बनाया गया वनस्पतिक उद्यान प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधे के नमूने, उनके संबंधी जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इसके उपनिषद के बारे में क्या पता चलता है। कहने का अर्थ है कि व्यापारिक इसका उपयोग हो सकता है क्या, इसका कुछ बन सकता था, इस क्या उत्पाद, इसके लिए वो ऐसा करवाते थे, या होता था उनकी रुचि हो कि यहाँ के जो वनस्पति है उसका हम किस प्रकार कमर्शियल यूज कर सकें। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1732। जेम्स प्रिंसेप वही हैं जिन्होंने पढ़ा था अशोक की लिपि को। कब पढ़ा था भाई, आप बताइए कमेंट कर। मैंने बताया था कि जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया अशोक के अभिलेख को, तभी पता चल गया गुत्थी सूझा प्राचीन भारत के इतिहास का। तो आप बताइए कब, 1837 में। वही जेम्स प्रिंसेप जी है। ध्यान रखें कि ध्यान से देखिए कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल वाले सारे उपकरण का चित्र अगले हिस्से में दिखाया गया है। इतिहास चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोड़ा जाता है। मतलब यहाँ दिखाना चाहते हैं कि इन सामग्रियों का प्रयोग करके ये संरक्षण कर रहे हैं, तो ये वैज्ञानिकता से परिचय करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानों के खाने लायक नहीं, क्या इसकी बात हो। यह 1857 के विद्रोह की यहाँ पर कुछ फिगर है। यह तस्वीर देखिए ध्यान से।
तस्वीरों को बहुत ध्यान से लेना चाहिए, उनमें चित्रकार का सोच पता चलता है। कोई तस्वीर है बताया गया तो उसमें तस्वीर के माध्यम से ही जो इतिहासकार है, जो पेंटर है, अपने भावनात्मक लगाव से तस्वीर बनाता है और समाज को उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ ये दृश्य दिखाया गया है। इसमें क्या है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तय की सजीव पुस्तकों में तस्वीर की कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा जाता है, बागी सिपाही लूस का शोध में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। कहने का अर्थ है कि कहीं न कहीं जो वहाँ औपनिवेशिक जो पेंटिंग होगी, वो कहीं कहीं जस्टिफाई करेगी अपने शासन को, और जो जो स्थानीय लोग होंगे वो रियलिटी बताएंगे। इसी की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। ठीक है। अखबारों से देश के विभिन्न भागों से चल रहे आंदोलन का पता चलता है। 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाली घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया था। तो हड़ताल का एक यहाँ पर ये दिया गया है। जैसे जैसे यह खबरें दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वहाँ कोई इंसान नहीं खा सकता। हम जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते हैं। ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 का एक रिपोर्ट है। मतलब कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट में बताया जा रहा है सिपाहियों द्वारा कि आपको ये सूचित किया जा रहा है कि आखिर क्या हमें अच्छा मिल रहा है या हमें क्या अच्छा नहीं मिल रहा है। तो उस वक्त भी विद्रोह होते थे अच्छी व्यवस्था कुव्यवस्था के खिलाफ, खाने खाने में जो कमी है उसको उसके खिलाफ। वहाँ देखिए कि सत्ता मतलब वहाँ पर देख रहे हैं सिपाहियों ने भी विद्रोह किया। तो सिपाहियों द्वारा विद्रोह करने का कारण क्या होगा, जब उनको सुविधा आप नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेंगे। आज भी देखेंगे कहीं ना कहीं विद्रोह हड़ताल की भावना भारत में व्याप्त है। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने बस यही किया कि हमें हमें ये जानना था कि हम इतिहास को किस दृष्टिकोण से पढ़ें, किस तरह पढ़ें। तो इस चैप्टर का पूरा जो देखेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर 1 में यही कोशिश की गई कि इतिहास समझने के लिए इतिहास को कितने काल में बांटे, जो काल में अंग्रेजों ने बांटा क्या वो सही था या गलत था, अगर गलत था तो उसको कैसे लिखेंगे। फिर हम उस वक्त देखेंगे कि अभिलेखागार का क्या महत्व है, जो सर्वेक्षण संस्थान अंग्रेजों ने बनाया उसका क्या उपयोग कर पाए। जेम्स मिल का जो कथन है जेम्स मिल का बारे में बताया गया, अपने इतिहास संस्कृति के बारे में बताया गया। तो इस टॉपिक में हमें बस इतना ही समझना है कि हमको इतिहास के प्रति दृष्टिकोण कैसा रखना है। तो हम तो आपको बार बार बोलेंगे कि हमेशा अपने दिमाग जो है एकदम फ्री मोड में रखिएगा। कहने का अर्थ है कि किसी प्रकार के संकीर्ण विचारधारा को पढ़ाई के क्रम में न लाइए, और टॉपिक पढ़ने के अनुसार थोड़ा चिंतन मन कीजिए। आप देखिए कि आप कहाँ तक उसको एनालाइज कर पाते हैं। तो जहाँ आपके एनालाइजिंग की पावर बढ़ेगी, आप किसी चीज़ को जस्टिस करना शुरू करेंगे, तो आप उसकी कमियों और उसकी खूबियों दोनों के बारे में जानेंगे, तो आप अच्छा लेखन कर पाएंगे। क्योंकि कटाक्ष करने की कला भी लेखन कला की एक सर्वोत्तम उदाहरण है। लेकिन कटाक्ष के साथ साथ सकारात्मक चीज़ों को ना भूलें। सकारात्मक जो कार्य हुए हैं, अंग्रेजों ने कुछ सही किया, अंग्रेजों द्वारा कुछ सही हुआ है सामाजिक उत्थान के लिए, तो उसको भी आपको स्वीकार करने में हिचक आपको नहीं होनी चाहिए। आप उसको स्वीकार जरूर कीजिए, लेकिन ये भी दिखाइए कि आखिर उन्होंने औपनिवेशिक लाभ के लिए ये कोई भी जो काम किया उन्होंने औपनिवेशिक लाभ के लिए ही उद्देश्य से किया, भले ही उसका वो लाभ जो है भारतीयों को हो गया। तो इस प्रकार इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं। तो आगे अगला जो हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर 2, तो वहाँ से हमारा सिलेबस शुरू हो जाएगा क्लास 8 का। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया वो आप समझ चुके होंगे और भली भांति आपसे परिचित हो गए हैं। तो अब जो अगला क्लास हम आएंगे तो उस बीच में फिर हम आगे जो है उसका थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों मैं भी चाहता हूँ कि हम लेवल बढ़ रहे हैं, आपका लेवल अब जब 6, 7, अब 8 क्लास में आएगा, 9, 10 में, तो लेवल अपना बढ़ाइए, थोड़ा सा स्टडी भी कीजिए। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं आज का वीडियो, वो बाद में आप जरूर चैन गढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाके आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो अभी भी आप सब्सक्राइब पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं सब। तो चैन गढ़ IAS टाइप कीजिए यूट्यूब पर, सब्सक्राइब कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और बाद में आप ताकि नोटिफिकेशन के बंदे तो देख लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से सबसे शेयर करते रहिए, थोड़ा बातचीत करते रहिए, ताकि हम जो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। बातचीत करते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्लास का स्ट्रेंथ क्या है, किस प्रकार पढ़ना है। दोस्तों आज का ये प्रोग्राम यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।